मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के इस एपिसोड में आप समझ रहे होंगे कि कैसे आप एज फ्रेशर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 70 लाख तक का पैकेज ले सकते हैं। आज हमारे साथ है श्रेया, जिनका सपना था कि आईआईटी क्रैक करें, बट आईआईटी क्रैक नहीं हो पाया। उन्होंने एक ऑल वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया एंड शुरुआत में उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। आज के पॉडकास्ट में वो एंड टू एंड सब कुछ शेयर करेंगे कि कैसे एटलासियन, उबर, इंटुइट जैसी बिग टेक कंपनीज उन्होंने क्रैक की है। पूरा रोड मैप, पूरा इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहा है। और एज फ्रेशर अगर आप कॉलेज में हैं, आप भी आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं, आप भी बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी काम का होने वाला है। और अपनी लर्निंग्स को सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करिएगा एंड मुझे टैग करिएगा, ताकि हम मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के विनर्स को शॉर्टलिस्ट कर पाएं। तो श्रेया, आपके बारे में काफी इंस्पायरिंग स्टोरीज पता चल रही हैं। उबर में करंटली आप हैं। वुड यू लाइक टू गिव अ रेंज कि क्या पैकेज है एंड देन प्रोसेस, क्या कैसे रहा प्रोसेस? सो व्हेन यू आर अ फ्रेशर तो आपसे डीएससी की एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा होती है। तो आपके हिसाब से अगर कोई आईआईटीज में नहीं जा पाता है तो क्या वो स्टिल आईटी सेक्टर में अच्छे पैकेजेस पर पहुंच सकता है? डेफिनेटली। मैं भी नॉन आईआईटी बैकग्राउंड की हूँ। अगर वो फ्रेशर हैं, मान लीजिए सेकेंड थर्ड ईयर में है, उन्हें इंटर्नशिप चाहिए, उन्हें कोई अच्छा कंपनी में, स्टार्टअप में जाना है, उन्होंने सिर्फ थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए हैं लीड कोड पर, तो क्या दैट इज एनफ? ऑनेस्टली इन 2025 इट्स नॉट एनफ। अगर कोई छोटे शहर से है, उनके पास तो कोई ना आसपास गाइडेंस रहता है, ना कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो वो लोग कैसे ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं? हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने का मेजर बेनिफिट ये है कि आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, आप एक टू डू लिस्ट टाइप ऐप नहीं बना रहे, आप एक रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्या रिक्रूटर्स थोड़ा भेदभाव करते हैं ऑन दी टैग कि ये आईआईटी का बंदा है तो मे बी इसको ज्यादा पैकेज दिया जाए, ये टियर 3 से है तो इसको लाइक कम में भी सेटल कर सकते हैं? सी, मैं बहुत ऑनेस्टली इसका जवाब दूंगी। बिग टेक कंपनीज। तो श्रेया, आपके बारे में काफी इंस्पायरिंग स्टोरीज पता चल रही हैं। आपकी जर्नी कैसी रही एंड अभी आप क्या कर रहे हो? राइट, सो मैंने अपनी जर्नी कॉलेज से स्टार्ट करी थी। सो व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, ऑनेस्टली आई गॉट इनटू IGTU, बट IGTU वाज नॉट इन वन ऑफ माय ड्रीम कंपनीज के लिस्ट में। मैं IIT या NIT या बिट्स जाना चाहती थी, तो मैंने फर्स्ट ईयर में दोबारा से JEE मेंस की प्रिपरेशन करी थी अलॉन्ग विथ माय कॉलेज। सो इस वजह से क्या हुआ कि मैंने वो काफ़ी चीज़ें मिस आउट कर दी जो नॉर्मली एक फर्स्ट ईयर का कॉलेज स्टूडेंट एक्सपीरियंस कर लेता है। वो जो चांस था कि आई कुड एक्सपेरिमेंट, आई कुड एक्सप्लोर मेनी थिंग्स, वो टाइम मेरा फर्स्ट ईयर में चला गया। सो इस वजह से बट ड्यू टू सम रीजंस मेरा JEE मेन अच्छा नहीं गया फर्स्ट ईयर में। सो बिकॉज मेरा JEE मेन्स अच्छा नहीं गया, सो मतलब आई हैड नो ऑप्शन बट टू कंटिन्यू IGTU। एंड जो चीज़ें फिर मैंने फर्स्ट ईयर में मिस कर दी, मुझे वो कैचअप करनी पड़ी इन सेकेंड ईयर। सो बाय द टाइम आई गॉट इनटू सेकेंड ईयर, everyone around me was already doing DSA, everyone was already preparing for interviews, and यहाँ मैं बहुत clueless बैठी थी कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। एंड सेकेंड ईयर से DSA का कोर्स स्टार्ट हो जाता है कॉलेज में। सो मुझे कोडिंग, मतलब मुझे DSA, मुझे C++, ये सब देख के मैं बहुत इंटिमिडेट हो जाती थी। एंड सो इस वजह से मैंने काफ़ी सारी रैंडम चीज़ें एक्सप्लोर करी। मैंने थोड़ा लाइक नॉन टेक की साइड जो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, राइट, लाइक इवेंट मैनेजमेंट हो गया, या फिर आप मतलब टेक कम्युनिटीज़ में एक्टिव होना स्टार्ट करते हो, आप मीटअप्स में जाना स्टार्ट करते हो। मैंने वो सब चीज़ें स्टार्ट कर दी। एंड इसी जर्नी में मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि आप एक बार ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, आप एक बार वो लो। तो मैंने वो ट्राई किया एंड उसमें मुझे HTML, CSS, JavaScript, ये 3 चीज़ें सिखाई गई। एंड आई फेल इन लव विद कोडिंग एट दैट टाइम। And I decided कि yes, this is what I want to do. I want to build softwares. I want to build products. Okay. तो उस टाइम मैंने लैंग्वेजेस तो सीख ली, बट उसको मैं आगे इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, अपनी स्किल सेट को कैसे बढ़ाऊँ। सो इसके लिए मैंने फिर क्या किया कि मैंने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। मैंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया। एंड इसी वजह से मैंने बहुत सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया। मैंने इवेंचुअली लाइक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते करते मैं GSOC में मैंने पार्टिसिपेट किया। इसकी वजह से, बिकॉज आई एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट, इसकी वजह से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली इन कॉलेज। एंड देन फाइनली फोर्थ ईयर में आके मुझे मेरी इंटर्नशिप मिली ऑन कैंपस। वो 6 मंथ्स की इंटर्नशिप थी BNY मिलन में।
It was a 6 months plus full-time offer. But I was not satisfied with that offer personally. I felt like I could do a lot more better than that. So, क्या like 6 month की internship and stipend कितना था, and mainly it was around what, like interviews में heavily coding, like DSA या फिर web dev, क्या चीजें ज्यादा significant थी? so when you are a fresher तो आपसे DSA की expectation सबसे ज़्यादा होती है. So मैंने थर्ड ईयर में DSA स्टार्ट किया था and बहुत लेट था वो, considering उस टाइम तो companies आ रही है college and everyone around me was clearing the online assessment, they were clearing the interviews and बहुत बुरा लगता था उस टाइम कि मेरे अराउंड सब प्लेस्ड हो रहे हैं एंड आई एम द ओनली वन हु इज अनप्लेस्ड. सो बट मेरा जो ड्रीम था कि आई वांट टू बिल्ड सम सॉफ्टवेयर, आई वांट टू गेट इनटू ओपन सोर्स, वो ड्रीम को पूरा करने का एक ही तरीका मुझे उस टाइम समझ आया कि DSA तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. सो बहुत एफर्ट लगा बट इवेंचुअली मैं DSA को भी इंजॉय करने लग गई थी, वो भी स्टेज आया मेरा. सो जब मुझे BNY Mellon की इंटरव्यू मिली ऑन कैंपस, तो पहले तो ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था हैकर रैंक पे. उसमें आपसे 3-4 क्वेश्चंस पूछते हैं वो. इट स्टार्ट्स फ्रॉम इजी, मीडियम, देन हार्ड. देन उसमें जो शॉर्ट लिस्ट आई, उसके बाद मैंने 3 इंटरव्यूज़ दिए, ऑल हैपेंड ऑन द सेम डे. उसमें भी मुझसे DSA पूछा गया था. उसमें मेरे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जो प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है, वो सब पूछा गया. देन दे ऑल्सो टेस्टेड माई नॉलेज कि मुझे कितना आइडिया है BNY Mellon का. सो दे जस्ट वांटेड टू गेज माय इंटरेस्ट इन द कंपनी. सो इन सब के बाद मतलब आई वाज द ओनली वन हु वाज सिलेक्टेड फ्रॉम IGDTU. सो वो ऑफर मिल गया था एंड आई वाज वेरी रिलीव्ड कि मुझे फाइनली एक ऑफर मिल गया. ठीक है. हाउ मच दे वर गिविंग अ स्टाइपेंड? स्टाइपेंड में दे वर गिविंग 60,000. फुल टाइम ऑफर अभी याद नहीं है बट काफी रिलीव थी मैं उस टाइम कि फाइनली एक ऑफर मिल गया. बिकॉज कॉलेज में when you are grinding now for years and then finally you just get placed, वो फीलिंग ही अलग होती है. पहले ऑफर की फीलिंग ही अलग होती है. बिल्कुल. सो आई वांट टू आस्क हियर कि आपने बताया कि आपने सबसे पहले डेवलपमेंट से, जितना मैं समझ पा रही हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट से आपने शुरुआत की अपनी कोडिंग जर्नी की, राइट? एंड उसके बाद यू रियलाइज कि आसपास लोग और चीजें भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमें देखनी है, डेटा स्ट्रक्चर्स और ये सारी चीजें भी करनी है. तो जैसा कि आप बता रहे हो कि शुरुआत में डेटा स्ट्रक्चर टफ लगता था, बट धीरे धीरे यू स्टार्टेड एंजॉइंग दैट एज वेल. तो बिकॉज आई थिंक ऑडियंस में से भी बहुत लोग होंगे जिन्हें कि डेवलपमेंट में, बिकॉज क्विकली आप जो चीज करते हो उसका आपको रिजल्ट दिख जाता है. व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, वेबसाइट बना रहे हो, यू आर एबल टू सी द रिजल्ट. ऐप बना रहे हो, यू आर एबल टू सी द रिजल्ट, राइट? सो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एंजॉइंग हो जाता है और वो एक्साइटिंग लगता है कि वाओ, हम जो चीज कर रहे हैं, जो चीज लिख रहे हैं, वो एक्चुअल में हम देख पा रहे हैं. बट कहीं ना कहीं DSA क्वेश्चन एक तरीके से आप समझ लो, जैसा स्कूल टाइम में हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस करते थे या फिर ये सारी चीजें, कहीं ना कहीं वो बोरिंग वाला बहुत लोग को लगता है. आपको भी ऐसा ही लगता था. तो आपने कैसे वो चीज, लाइक हाउ यू चेंज दैट थिंग? सो मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि उस टाइम ना मेरे अंदर एक प्रेशर भी था कि एक तो मैं लेट हो गई हूँ एज कम्पेयर टू माई पियर्स. सो आई यूज्ड टू स्टडी लाइक 14-15 आवर्स पर डे एंड उतना मतलब हसल करना पड़ा बिकॉज आई हैड टू कैच अप विद रिस्पेक्ट टू माई क्लासमेट्स. सो मैंने काफ़ी मतलब उस टाइम लाइक ऐसे मतलब उस टाइम तो यूट्यूब देखकर, फिर मैंने कुछ जैसे उस टाइम पेप कोडिंग के कोर्सेज होते थे, ऑफलाइन कोर्सेज होते थे. जैसे मेरे कॉलेज के सारे बच्चे इनमें एनरोल करके बैठे थे तो मैंने भी एनरोल किया था. तो उससे मुझे गाइडेंस मिली कि मुझे क्या क्या पढ़ना है एंड फिर मैंने वो क्लासेस अटेंड करी. इनिशियली बहुत ही लर्निंग कर्व मुझे हाई लगता था बट बहुत टाइम देने के बाद बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता था DSA करने में. बट आई थिंक आपको वो हार्ड वर्क करते, हाँ जी, वो हार्ड वर्क, वो प्रैक्टिस करते करते आप वो बैरियर ओवरकम कर लोगे. तो यस, या तो शुरुआत में जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं गोल था कि IITs में जाएं एंड देन लाइक एक ब्राइट करियर होगा, इस टाइप का माइंडसेट था. तो आपके हिसाब से अगर कोई IITs में नहीं जा पाता है तो क्या वो स्टिल IT सेक्टर में अच्छे पैकेजेस पर पहुंच सकता है? डेफिनेटली. मैं भी नॉन IIT बैकग्राउंड की हूँ एंड आई हैव ऑल्सो गॉट इनटू गुड कंपनीज. सो एक प्राइम एग्जांपल तो यही है. बाकी देयर आर thousands and millions of engineers who are not into who have never studied in IIT, NIT or BITS, but they are doing good in their career either by joining big tech companies
or by starting their own company also. राइट. सो अगर कोई स्टूडेंट टियर 3 या फिर उससे भी नीचे के कॉलेज में है, काफी सारे लोकल कॉलेजेस इंजीनियरिंग आजकल डिग्री कोई भी कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. सिटी का कोई लोकल कॉलेज हो गया या फिर कोई छोटा सा गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, अगर किसी का एडमिशन वहां पर हो गया है, उन्हें बिकॉज इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, तो क्या वो स्टूडेंट भी अच्छी कंपनी में पहुंच सकता है? और अगर हाँ, जैसा आपने कहा कि हाँ, तो क्या एग्जैक्ट रोड मैप होना चाहिए? अभी मान लीजिए अगर वो 12th में है या फिर इनिशियल ईयर्स ऑफ कॉलेज में है, व्हाट एग्जैक्ट पाथ शुड ही और शी फॉलो? सो इफ समवन इज इन 12th क्लास, सबसे पहली चीज तो दे शुड लर्न वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. या तो इट कुड बी C++, जावा, पाइथन. इन मतलब ऐसे रेकमेंड किया जाता है कि इनमें से कोई लैंग्वेज आप सीख लो. पर्सनली मैं अगर रेकमेंड करूँ तो आप C++ सीखो, बिकॉज वो C++ आपको जितना फंडामेंटल लेवल पे कोडिंग सिखा देता है वो आई थिंक मतलब पाइथन में भी नहीं होता. या फिर C++ या जावा, आई वुड से इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आप सीख लेंगे तो आपको ना बहुत ही डेप्थ में एक कोडिंग लैंग्वेज की फंडामेंटल समझ आ जाएंगी. फिर आप कोई भी और लैंग्वेज बहुत इजीली पिकअप कर पाएंगे. So that is the first step I would recommend. Programming language is the first step. Yes, programming language is the first step. Second step would be कि आप DSA से start करें. Then आपने programming language तो सीख ली, right? अब DSA आप किसी भी language में कर सकते हैं. तो आपने जो language सीख ली, आप उससे अब आप DSA की fundamental सीखना start कर दें. तो आप उसमें थोड़ा टाइम लगा दीजिए, like 6 months to 1 year, and properly, like regular practice से, and you know, like consistently also improving the difficulty of the questions also. So एक बार आपने DSA कर लिया, उसके बाद आप आइए डेवलपमेंट में. So अगर आपने लेट्स से अभी तक C++ या जावा किया है, तो आप अगर आपको जावा भी आती है तो आप बैक एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग बूट हो गया. फिर आप एंड्रॉयड में भी जा सकते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में. बट अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साइड जाना है तो आप जावास्क्रिप्ट सीख लीजिए. अगेन, एज यू हैव लर्न वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट. सो आप डेवलपमेंट सीखिए एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन पर्सनल प्रोजेक्ट्स. दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग इज टू गेन अ मच रियल लाइफ एक्सपोजर ऑफ हाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क्स. मैं हमेशा ओपन सोर्स रेकमेंड करूँगी, क्योंकि ओपन सोर्स में जैसे चीजें काम करती है, राइट, कि आप एक रियल लाइफ सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड बाय पीपल. एक्चुअली इट इज सॉल्विंग एक्चुअल बिजनेस यूज केसेस. आप एक्चुअल डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल कोड बेस, राइट. आप कोड को पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप एंड उसी अकॉर्डिंग आप उस कोड में मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं एंड आप बेस्ट प्रैक्टिसेस लगा रहे हैं कोडिंग के. सो ये जो पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसेस है, ये भी बिग टेक कंपनीज में यही सब फॉलो होता है. तो अगर आपको बिना एम्प्लॉयमेंट के, राइट, व्हेन यू आर जस्ट इन कॉलेज, आपको अगर वो एक्सपीरियंस चाहिए, आई वुड हाईली रिकमेंड ओपन सोर्स. और अगर आपको नहीं पता ओपन सोर्स क्या है, कैसे है, तो अभी एक डिटेल ट्यूटोरियल मिशन प्लेसमेंट चैलेंज में ही मैंने पोस्ट किया है, वो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, वो जाकर देख लीजिए. सो आई कम्प्लीटली अग्री विद व्हाट ऑल यू सेड. एंड ये काफी ज्यादा डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि अगर वो फ्रेशर हैं, मान लीजिए सेकेंड थर्ड ईयर में है, उन्हें इंटर्नशिप चाहिए, उन्हें कोई अच्छा कंपनी में स्टार्टअप में जाना है, एंड मे बी लाइक उन्होंने सिर्फ थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए हैं लीड कोड पर, तो इज दैट एनफ? क्या कोई ऑफ कैंपस स्पेशली लाइक आपकी जो कैंपस है, कॉलेज है, उसमें कंपनीज नहीं आ रही हैं, सो ऑफ कैंपस क्या सिर्फ कुछ लीड कोड क्वेश्चंस करके, लाइक लेट्स सपोज मीडियम DSA का क्वेश्चन बंदा कर लेता है, तो क्या दैट इज एनफ ऑफ कैंपस के लिए? ऑनेस्टली इन 2025 इट्स नॉट इनफ, क्योंकि आजकल कंपनीज फ्रेशर्स से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मांग रही है इन DSA. They also want that the fresher should be very strong in development also. उनके पास बहुत सारे projects होने चाहिए. They should basically, they essentially want a fresher with some experience. तो अगर आपको off campus opportunity चाहिए तो आपको networking भी करनी पड़ेगी, number 1. तो वो आप कैसे करेंगे अगर आपके कैंपस में नहीं आती अपॉर्चुनिटीज? तो आप लिंक्डइन पे एक्टिव होंगे, आप वहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे. एक बहुत ही अनकन्वेंशनल एडवाइस है, बट Twitter has also helped a lot of people in getting their first opportunity, including me also. So
ये दोनों जगह जो है, आप यहाँ पे थोड़ा ऑनलाइन अपना एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्ड करना स्टार्ट करें। आपको वहाँ से अलग अलग लोगों के बारे में पता लगेगा हु आर बिल्डिंग समथिंग, जैसे एंड उसकी वजह से आप मीटअप्स में जाना स्टार्ट करेंगे, आप वहाँ पे अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे, तो वो जो एक्सपोजर मिलेगा आपको, इट विल वाइडन योर होराइजन, इट विल हेल्प यू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस मिलेगी कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है। राइट। सो आपने जैसे लेट्स से आप एक मीटअप में गए, वहाँ पे आप किसी फाउंडर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट, या फिर आप किसी एम्प्लॉय से इंटरेक्ट कर रहे हैं हु वर्क्स एट सम XYZ कंपनी। सो आपने नेटवर्किंग करी, तो नाउ इफ यू वांट टू गेट अ रेफरल, या फिर इफ यू वांट टू एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट कि आप वहाँ काम करना चाहते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत आसान हो जाएगा। राइट, आई कम्प्लीटली अग्री। एंड मूविंग अहेड, मुझे आपसे ये पूछना है, क्योंकि आपका कॉलेज ऑल वुमेन कॉलेज था, सो आपको कभी लगा कि उस चीज का कोई डिसएडवांटेज है? टू बी ऑनेस्ट, डिसएडवांटेज तो कभी फील नहीं हुआ, बट मेरे जितने मिसकंसेप्शंस थे अबाउट वुमेन इन टेक वो जरूर बर्स्ट हो गए। सो टिल 12th क्लास मैं यही सोचती थी कि लड़कियां या तो सिर्फ सुंदर होती है या तो सिर्फ इंटेलिजेंट होती है एंड एम्बिशियस होती है, राइट। वो मिथ मेरा यहाँ पे आके टूट गया, क्योंकि या तो मुझे एकदम कॉम्बिनेशन मिला है ब्यूटी एंड ब्रेन्स का, मतलब दैट्स ऑन अ लाइटर साइड, बट एट द सेम टाइम मतलब मुझे जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिला ना, आई वाज सराउंडेड बाय फुल ऑफ एम्बिशियस वुमेन। वो किसी ने मुझे बताया नहीं था पहली बात कि अगर आप एक ऑल गर्ल्स एनवायरनमेंट में जाओगे तो आपको इस तरह, दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, किसी ने नहीं सोचा था, पता नहीं था। वर्सेस एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर इन अ कोएड एनवायरनमेंट, मुझे ऐसा फील हुआ है कि वहाँ पे थोड़ा सा ना कंपटीशन कम हो जाता है, ऐसा मुझे फील होता है। बिकॉज व्हेन यू सी ना लाइक योर फेलो वुमेन डूइंग सो मच, आप एकदम एम्पावर हो जाते हो कि अच्छा अगर ये कर सकते हो तो व्हाई नॉट मी, एंड दिस हैज बीन माय कांस्टेंट मोटिवेशन थ्रू आउट माय कॉलेज जर्नी। वाओ, अमेजिंग। सो आपने कई सारी कंपनीज में काम किया है, लाइक एटलासियन में भी काम किया है, करेंटली आप उबर में हैं, राइट, एंड इससे पहले इंटुइट में भी काम किया है। सो एटलासियन से शुरुआत कर लेते हैं। कैसे आपको इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी मिली, लाइक रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग वो सब आसानी से हो गया था? और ये भी बताइएगा कि क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो रिज्यूमे स्क्रीनिंग है, बिकॉज कई सारे डाउट मेरे पास यही आते हैं कि हमारा रिज्यूमे ही खाली है तो कैसे शॉर्टलिस्ट होगा, राइट। सो वो लोग क्या कर सकते हैं, मे बी पहले ये चीज थोड़ा टच कर लेते हैं, फिर आपका जो एक्सपीरियंस है एटलासियन का और अलग अलग कंपनीज का उस पर आते हैं। तो पहले आप ये बता दीजिए कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब रिज्यूमे काइंड ऑफ ब्लैंक लगता है, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन वाले उसमें डिपार्टमेंट सेक्शन में कुछ कुछ चीजें डाली हैं, इट्स वर्क एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट्स के नाम पे कुछ नहीं है, सो हाउ टू मैनेज दैट थिंग? So this is a very relatable question, क्योंकि I was also struggling with that in my college. So मैंने firstly क्या किया कि मैंने ना मीटअप्स में जाना स्टार्ट किया, एंड मैंने वहाँ जाके मतलब नेटवर्किंग करनी स्टार्ट करी। किस टाइप के मीटअप्स, और ये मीटअप्स कहाँ से पता चलेंगे? सो टेक मीटअप्स के बारे में, मतलब मैं टेक मीटअप्स अटेंड करती थी जहाँ पे जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स है वो आके अलग अलग टॉपिक्स पे आके टॉक देते थे। इनके बारे में पता कैसे चलेगा लोगों को? सो मतलब मैंने कुछ वेबसाइट्स उस टाइम meetup.com, यस, meetup.com हो गया, फिर लूमा है, एंड मतलब मैं सोशल मीडिया पे भी उस टाइम एक्टिवली देखती रहती थी कि ऐसे मतलब ऐसे मीटअप्स कहाँ हो रहे हैं। और जैसे ग्रुप्स हो गए, गूगल डेवलपर ग्रुप्स एंड ये सारे लोग भी काफी ज्यादा कम्युनिटी इवेंट्स कराते हैं। यस। बट अगर मुझे जितना पता है कि ये सारे इवेंट्स मोस्टली टियर 1 सिटीज में होते हैं, अगर आप दिल्ली में हो या फिर किसी टॉप सिटी में हो तो वहां पर होते हैं। अगर कोई छोटे शहर से है, यूपी, बिहार या फिर किसी छोटे में भी टाउन से है, तो वो लोग कैसे ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं? उनके पास तो कोई ना आसपास गाइडेंस रहता है, ना कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं। हाउ कैन दे गेट दीज अपॉर्चुनिटीज? सो थैंक्स टू कोविड, ऑनलाइन कम्युनिटीज हैव ग्रोन अ लॉट इन द लास्ट फ्यू इयर्स। तो आप जैसे काफी सारे डिस्कॉर्ड सर्वर्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्लैक पे भी कम्युनिटीज होती है, फिर मतलब जैसे जो भी कम्युनिटी ऑफलाइन एग्जिस्ट कर रही है उसका डेफिनेटली एक ऑनलाइन काउंटर पार्ट भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, तो आप अगर वहाँ जाएंगे, ऑनलाइन मीटअप्स भी अटेंड करेंगे, आप एक बार मीटअप अटेंड करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा मतलब लोग कैसे बोलते हैं, क्योंकि नंबर 1 पब्लिक स्पीकिंग का भी डर रहता है बहुत लोगों को,
नंबर 2 कंफ्यूजन रहती है कि किस टॉपिक के बारे में बोले, राइट। एंड आप वहां जाएंगे एज अ फ्रेशर, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि अच्छा यू विल लाइक यू कैन नो कि अच्छा चीजें ऐसे काम करती है इन अ मीटअप और इन एनी टेक कॉन्फ्रेंस फॉर दैट मैटर, इट कुड बी एनीवेयर, राइट। सो इवेंचुअली आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा कि ठीक है, अब नेक्स्ट तो मैं एक टॉपिक के बारे में बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ एट अ पर्टिकुलर टेक कॉन्फ्रेंस। तो आप ये सब चीजें ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी ऑनलाइन ही स्टार्ट करी थी। सो मैंने मोजिला लंदन में देयर वाज दिस कॉन्फ्रेंस कंडक्टेड बाय मोजिला, इसका नाम है मॉसफेस्ट। सो मैंने वो कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली ही टॉक दिया था। सो एज यू कैन सी कि मैं तो दिल्ली में बैठी हूँ, बट दिल्ली में बैठे बैठे भी मैंने एक लंदन के कॉन्फ्रेंस में जाके मैंने टॉक दे दिया। सो आप अगर छोटे शहर में भी हो तो इट डजंट मैटर, आप ऑनलाइन भी मीटअप अटेंड कर सकते हैं, इनफैक्ट आप सेशंस भी दे सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। सो जो हमारा मेन हम क्वेश्चन कवर कर रहे थे कि रिज्यूमे जो हमारा एम्प्टी है, सो इसमें आपने कहा कि कहीं ना कहीं हम जो मीटअप्स में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, सो हाउ विल दैट हेल्प इन रिज्यूमे, लाइक? डेफिनेटली। सो वहां से बेसिकली क्या होगा कि आप मीटअप्स में जाएंगे, यू विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। आपको क्या पता लाइक माइंडेड लोग मिल जाए who might be interested in, you know, building a project with you, or you might meet some founder who is probably hiring an intern, right? So, या फिर you might meet someone who is working in some big tech company, any company, and they might refer you. So इन सब से आपको आपके लिए opportunities unlock हो जाएंगी, ठीक है, that is one thing. सेकेंडली आपको अलग अलग स्टूडेंट टेक प्रोग्राम्स के बारे में पता चलेंगी। सो मुझे भी पर्सनली जैसे जीसॉक का तो आइडिया नहीं था ना शुरू से, सो मैंने क्योंकि गिटहब पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के बारे में ढूंढना स्टार्ट किया, तो मुझे फिर पता लगा कि अच्छा जीसॉक नाम की भी कोई प्रोग्राम है। फिर मुझे वहाँ से लाइक अलग अलग टेक प्रोग्राम्स के बारे में पता चला, जैसे कि गिटहब कैंपस एक्सपर्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर हो गया। फिर वहाँ से मुझे विमेन स्पेसिफिक थोड़ी लाइक कोडिंग चैलेंजेस के बारे में पता चली, जैसे कि लिंक्डइन विंटरथॉन हो गया, गर्ल्स वाना कोड, फ्लिपकार्ट गर्ल्स वाना कोड प्रोग्राम हो गया, फिर हैकेथॉन्स भी हुए थे काफी सारे। तो इससे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज अनलॉक होंगी ना, आप वो सब चीजें रेज्यूमे में लिख पाओगे। सो श्रेया, अब लेट्स मूव ऑन कि एटलासियन में आपका पैकेज कितना था एंड हाउ यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक बार पूरा लाइक प्रोसेस बता दीजिएगा ताकि अगर किसी को जाना हो सो दे हैव अ क्लैरिटी कि क्या चीजें कैसे होती हैं। श्योर। सो मैंने ऑनेस्टली एटलासियन की अपॉर्चुनिटी ऑफ कैंपस ग्रैब करी थी। ऑफ कैंपस? एंड मैंने लिंक्डइन पे किसी को टेक्स्ट किया था, किसी एटलासियन के एम्प्लॉय को, कि आई वांटेड अ रेफरल। एंड मतलब द बेनिफिट ऑफ यू नो स्टेइंग एक्टिव ऑन लिंक्डइन सिंस माय कॉलेज डेज पेड ऑफ हियर, क्योंकि कोई भी मतलब मुझे अगर लिंक्डइन पे किसी को भी रेफरल के लिए मैसेज करना होता है तो मुझे एक रिस्पॉन्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिल जाती है। So that was one benefit of staying active on LinkedIn. So मतलब वहाँ से मुझे रेफरल मिला, देन मुझे एक ऑनलाइन असेसमेंट आया, वो मैंने दिया। So fun fact, initially I was rejected. अच्छा, ठीक है, बट आफ्टर अ फ्यू वीक्स मुझे एटलासियन के रिक्रूटर का फोन आया कि दे आर रिकंसिडरिंग माई प्रोफाइल फॉर द इंटरव्यू। तो फिर मैंने लाइक 3 राउंड्स दिए इन वन डे, and each round was an elimination round. So first round में मुझसे DSA पूछा गया, second round में मुझसे system design पूछा गया, it was backend specific, and then final round में it was a values round, जिसमें Atlassian के values के around they try to assess कि whether you are a cultural fit for the company or not. And ये जो Atlassian वाला पूरा प्रोसेस था, इससे पहले आपके पास ऑलरेडी 2 एक्सपीरियंस था, राइट? एक BNY का इंटर्नशिप एंड एक Intuit का फुल टाइम। Yes. ठीक है, got it. And then you cleared all सारे rounds and you got the offer, right? Yes. So how was the package? कितना था Atlassian का? So Atlassian में जैसे ना SD1 में भी आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हो तो वो आपको 20 LPA देते हैं एज बेस, बट अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो वो रेंज 20 या 25 के बीच आ जाता है। ठीक है, तो मेरा भी जो बेस सैलरी था वो इसी रेंज में था, एंड माय ओवरऑल CTC वाज अराउंड 40। गॉट इट, ठीक है। सो जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये बेस क्या चीज है, ये पैकेज और CTC क्या चीज है, कैन यू ब्रेक डाउन दिस फॉर देम? यस, सो बेस सैलरी मींस जो आपकी इन हैंड सैलरी आएगी
उसमें टैक्स डिडक्ट करके जो भी आपके पास इन हैंड आएगी, आप उसको जो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, दैट इज द सैलरी यू विल गेट पर मंथ। सो आप एंड जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज RSUs, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। सो आपको बेसिकली कंपनी की स्टॉक्स मिलती है जो कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वो वेस्ट होती है। वेस्ट होने का मतलब हो गया कि वो आपको अवेलेबल होगी ताकि आप उसको बेच पाए। ठीक है। सो अगर व्हेन आई एम सेइंग कि मेरा बेस जो है 25 है, इट मीन्स कि मतलब 25 लाख जो है दैट इज द इन हैंड सैलरी जो मुझे मिलेगी। उसमें भी टैक्स डिडक्शन होगा। हाउ मच इज टैक्स डिडक्शन, अगर इन्हें समझना हो तो? सो मतलब जैसे कि 30% होता है टैक्स डिडक्शन। सो उस मतलब 25 लाख में आप अगर 30% डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, सो दैट विल बी योर पर मंथ। एंड उसके लाइक बेस जो है उसके टॉपर द RSUs, मतलब आपको स्टॉक्स एक तरीके से जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जैसे एटलासियन में काम कर रहे हैं तो वहां के आपको स्टॉक्स मिलते हैं और वो धीरे धीरे करके आपको दिए जाते हैं। अलग अलग कंपनीज का अलग नियम रहता है। कुछ लोग लाइक रहता है कि अगर आप 1 साल के बाद ही कुछ लोग का वेस्ट होना चालू होता है, हर्ड दिस, तो अ लॉट ऑफ रूल्स आर देयर। अगेन सब कंपनीज का डिफरेंट होता है, बट बेसिक आप समझ गए होंगे कि मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं यूजुअली। एक बेस होता है एंड द सेकेंड इज स्टॉक्स। ऑन टॉप ऑफ दैट कई सारी कंपनी और भी बेनिफिट्स इधर उधर की देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं रिमोट हूँ, सो रिमोट एम्प्लॉयज को कुछ अमाउंट दिया जाता है फॉर देयर लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, ये सारी चीजें। और वर्क फ्रॉम होम सेटअप करने के लिए कुछ अमाउंट दिया जाता है, और रिलोकेशन बोनस और ये सब एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। सो आई थिंक समझ गए होंगे अब मोटा मोटा। कूल। तो एटलासियन वाज ऑफ कैंपस एंड प्रोसेस हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद उबर में करंटली आप हैं, वुड यू लाइक टू गिव अ रेंज कि क्या पैकेज है एंड देन प्रोसेस क्या कैसे रहा प्रोसेस? श्योर। सो उबर में एक्चुअली मैं एज अ SD2 आई हूँ। तो SD2 के लेवल पे जब आप आ जाते हैं तो आपका जो पैकेज है वो थोड़ा ज्यादा वेरी कर जाता है। SD1 लेवल पे स्टैंडर्ड रहता है, वो नॉन नेगोशिएबल होता है। बट एट SD2 लेवल आपका हाई भी हो सकता है, आपका लो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रीवियस पैकेज कितनी थी। तो इस वजह से रेंज वेरी कर जाता है। आई वुड से 55 LPA से स्टार्ट हो सकता है, इंक्लूडिंग बेस एंड RSUs. It can go till 70 also, 70-75 तक इतना। I'm just giving a very rough figure. So मतलब मेरा भी इसी रेंज में लाई करता है पैकेज। एंड जहाँ तक प्रोसेस की बात है, सो मतलब I was fortunate कि I had some of my friends who got into Uber just like few months ago when I was like job hunting. And उन्होंने मुझे बताया कि उनके ऑर्ग में हायरिंग हो रही है। तो उन्होंने मेरा रेज्यूमे डायरेक्टली रिक्रूटर को फॉरवर्ड कर दिया। एंड उससे एक बेनिफिट ये हुआ कि मेरा पूरा प्रोसेस ही फास्ट ट्रैक हो गया। सो मुझे इमीडिएटली रिक्रूटर का फोन आ गया कि हम आपको एक आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं। सो आई वॉज डायरेक्टली लाइक मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू मिल गया था। एंड मेरे 4 राउंड्स हुए। पहला तो होता है आपका लाइक स्क्रीनिंग राउंड होता है, उसमें आपसे DSA पूछते हैं, उसमें आपसे डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरी हायरिंग हो रही थी स्पेसिफिकली फॉर SD2 फ्रंट एंड। ठीक है। सो मुझसे फ्रंट एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछा गया। एंड इसमें आपकी ओवरऑल नॉलेज असेस होती है। इसका बार आई वुड से मीडियम होता है। ओके। देन ये अगर आप क्लियर कर गए, उसके बाद आता है आपका DSA राउंड। तो उबर का DSA जो DSA लेवल है वो बहुत हाई है। चाहे वो बैक एंड हो, चाहे वो फ्रंट एंड हो, कोई भी टेक स्टैक हो फॉर दैट मैटर। सो उन्होंने मुझसे 2 DSA क्वेश्चंस पूछे थे, एंड जो सेकंड DSA क्वेश्चन है उसका फॉलो अप भी पूछा था। सो वो आपको पूरा 1 आवर में लाइक सॉल्व करना होता है, एंड यू हैव टू रन द कोड। एंड वो जो भी टेस्ट केसेस देंगे आपको वो भी रन करके दिखाना होता है कि दैट इट इज कवरिंग ऑल द टेस्ट केसेस। आप यू ऑल्सो हैव टू come up with some edge cases that you can think of. So they want to assess कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी अच्छी है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। फिर वो राउंड क्लियर हो गया। उसके बाद मेरा हुआ टेक स्पेशलाइजेशन राउंड। सो इसमें मुझसे अगेन जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इट वॉज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। इतना मुझे याद है कि जब मैंने कोड सिग्नल पे वो क्वेश्चन देखा था, इट हैड ऑक्यूपाइड लाइक 3/4 लेंथ हाइट ऑफ द स्क्रीन। सो वो इतना लंबा क्वेश्चन था कि लाइक मैं 5 मिनट तो बस क्वेश्चन ही पढ़ती रह गई। बट अगेन मतलब मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, एंड मैंने
मैं डे टू डे लाइफ में भी लाइक रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट तो मैं यूज करती हूँ. तो दैट हेल्प मी अ लॉट इन गिविंग दिस इंटरव्यू एट उबर. राइट. सो दैट वाज द सेकंड राउंड. देन उसमें उन्होंने मुझसे एक बेसिकली एक पॉलीफिल वाला क्वेश्चन पूछा था. किसी आई थिंक इट वाज अ पॉलीफिल ऑन सम रिएक्ट हुक ओनली. तो वो काफी लेंथी क्वेश्चन था, मतलब उसमें 200 लाइंस ऑफ कोड तो लिखना ही पड़ गया, ऐसा हो गया था. ठीक है. सो दैट वाज द सेकंड राउंड. देन थर्ड राउंड वाज सिस्टम डिजाइन राउंड. सिस्टम डिजाइन राउंड फ्रंट एंड में मैंने सुना नहीं था इससे पहले. क्योंकि जितना भी आपने सिस्टम डिजाइन आप सुनेंगे तो आपको बैक एंड के बारे में ही ज्यादा पता लगेगा, राइट, इंटरनेट पे. सो उसके लिए मुझे अलग से काफी रिसर्च करनी पड़ी, मुझे मॉक इंटरव्यूज लेने पड़े थे. आई टुक मॉक इंटरव्यूज फ्रॉम माई सीनियर्स, क्योंकि हमारे लेवल पे तो किसी को भी आइडिया नहीं था कि फ्रंट एंड में भी क्या होता है सिस्टम डिजाइन. सो वो राउंड क्लियर होने के बाद देन कम्स आपका बिहेवियरल राउंड, फाइनल, जो अगेन जो वैल्यूज राउंड होता है. एंड वो फिर क्लियर होने के बाद फिर फाइनली मतलब आई गॉट अ कॉल बैक फ्रॉम द रिक्रूटर. आई हैड टू वेट फॉर अ वीक. एंड उसके बाद मुझे मतलब बोला गया कि ऑफर आ गया है. एंड देन उन्होंने मुझसे मेरी जो भी प्रीवियस कॉम्पनसेशन है वो सब मांगी, मेरी लोकेशन प्रेफरेंस मांगी. तो इनिशियली मुझे हैदराबाद मिल रहा था, मैंने बैंगलोर करा लिया. एंड देन या like that was the entire process. Okay, perfect. So अगर किसी स्टूडेंट ने कॉलेज का जो पूरा ड्यूरेशन है 4 साल में कोई इंटर्नशिप नहीं करी है, क्या वो स्टिल आईटी सेक्टर में आ सकता है? Definitely. See, आजकल स्किल्स ज्यादा मैटर कर रहे हैं as compared to any certificate. So अगर आप स्किल सेट पहली बात कैसे डेवलप करेंगे, दैट इज जो क्रेडिबिलिटी आप जो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स है, आप कैसे दिखाएंगे कि यू हैव द राइट स्किल सेट टू हिट द ग्राउंड अप एंड रनिंग एज सून एज यू जॉइन एनी कंपनी. बिकॉज आजकल एक्सपेक्टेशन फ्रेशर से ऐसी हो गई है कि लर्निंग का टाइम ज्यादा नहीं दिया जाएगा. यू शुड बी एबल टू रैम्प अप प्रिटी क्विकली. एआई की वजह से ये एक्सपेक्टेशन और हाई हो गई है. ठीक है. तो नंबर 1, आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करिए. हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करने का मेजर बेनिफिट ये है कि आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, आप एक टू डू लिस्ट टाइप ऐप नहीं बना रहे हैं, आप एक रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. एंड देन आप अपने प्रोजेक्ट को या फिर आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है आप उसको लोगों के सामने पिच कर रहे हैं, राइट. तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स, आपकी मार्केटिंग स्किल्स, आपकी टेक्निकल स्किल्स, आपकी हर तरह की स्किल्स इम्प्रूव हो रही है, राइट. देन कम्स कि आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. उससे क्लोजेस्ट एग्जांपल नहीं दे सकती मैं कि आप एक रियल लाइफ स्किल सेट्स कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, राइट. तो आप अगर ये सब चीजें करेंगे तो इट विल शो टू योर पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स कि यू ऑलरेडी हैव गेन्ड सम एक्सपीरियंस इवन विदाउट एन इंटर्नशिप. इसमें कोई कॉलेज की जरूरत नहीं होती है. इट डजंट मैटर आप चाहे Tier 3 में हो, आप चाहे Tier 1 में हो, आप किसी भी छोटे शहर में भी क्यों ना हो, ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कर सकते हो. एंड इससे आपकी स्किल सेट इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि आपको बस एक अपॉर्चुनिटी की देरी होगी कि आप वो इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे. राइट. सो श्रेया, एक और चीज आपसे ये डिस्कस करना है कि कई बार लोगों को लगता है कि अगर एक आईआईटी का स्टूडेंट है और एक Tier 3 का स्टूडेंट है, दोनों भले इक्वली टैलेंटेड हैं, दोनों, और मे बी Tier 3 वाला ज्यादा टैलेंटेड है, उसने काफी सारी चीजें एक्सप्लोर की है जो आपने बताई, हैकेथॉन्स किया है, ओपन सोर्स किया है, डीएसए भी कर रहा है, डेवलपमेंट, सबका बैलेंस अच्छे से मेंटेन किया हुआ उसने. जो आईआईटी का स्टूडेंट है उसके पास मे बी जस्ट दैट टैग इज देयर और थोड़ा बहुत लाइक ही इज आल्सो प्रैक्टिसिंग ये सारी चीजें. तो आपके हिसाब से, बिकॉज यू आर इन द इंडस्ट्री, क्या रिक्रूटर्स थोड़ा भेदभाव करते हैं ऑन दी टैग कि ये आईआईटी का बंदा है तो मे बी इसको ज्यादा पैकेज दिया जाए, ये Tier 3 से है तो इसको लाइक कम में भी सेटल कर सकते हैं? डू यू फील कि ये डिफरेंस थोड़ा होता है अपने इंडस्ट्री में? मैं बहुत ऑनेस्टली इसका जवाब दूंगी. बिग टेक कंपनीज में यस होता है. दे एक्चुअली हैव देयर ओन फिल्टरिंग क्राइटेरिया बिकॉज उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस आते हैं, राइट. अब वो इतना वॉल्यूम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे. तो व्हेन यू आर हायरिंग एट सच अ लार्ज स्केल, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट फिल्टरिंग क्राइटेरिया? You will first filter on the basis of the college, right? Because एक IIT के student ने already prove कर दिया है कि they are hardworking and they are smart, they are intelligent, they can handle that sort of pressure also. But
एक Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट को अभी वो प्रूव करना रहता है, राइट? सो आपको मैं एक माइंडसेट बता रही हूँ कि एक रिक्रूटर का माइंडसेट कैसा होता है इन बिग टेक कंपनीज, बिकॉज मैं इंटरव्यूज भी ले रही हूँ, तो मेरी रेगुलरली बातचीत होती रहती है विद द रिक्रूटर्स, तो आई गेट टू अंडरस्टैंड देयर साइकी एज वेल। तो आई वुड से कि अगर आप एक Tier 3 स्टूडेंट है आपके एंड आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए टू accelerate your career, I would say startups is the way to go, because they mostly don't care about the tag. They care whether you can get started or not. Get started with the work. तो मोस्टली आप ऐसे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में जाइए या फिर आप मिड साइज स्टार्टअप में जाइए, वहाँ पे इतना नहीं वो कॉलेज पे ध्यान देंगे, उनको स्किल सेट से मतलब होता है। बिग टेक कंपनीज का प्रॉब्लम ही, मतलब आई वुड नॉट से प्रॉब्लम, बट द चैलेंज दैट दे फेस इज कि वो बहुत ही हाई स्केल पे हायरिंग हो रही है, तो इसी वजह से उनको वो फिल्टरिंग क्राइटेरिया लगाना पड़ता है। दैट इज द सिंपल थिंग। राइट, ठीक है। एंड मूविंग अहेड, आई हैव सीन कि आपने काफी सारे प्रोग्राम्स लाइक फ्लिपकार्ट का भी कुछ, आई थिंक हैकाथॉन था, कुछ प्रोग्राम था, और भी इस टाइप के काफी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है। सो इन सब चीजों, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये सारी जो क्रेडिबिलिटीज हैं, अचीवमेंट्स हैं, ये काफी अच्छा एक रिज्यूमे में इम्पैक्ट डालती हैं, है ना? कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्टिंग में काफी मदद करती हैं। आई गेस जो थोड़े प्राइवेट कॉलेजेस, Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इफ दे हैव सच अचीवमेंट्स, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन एटलीस्ट रिज्यूमे वाला पार्ट विल बी वेरी इजी, है ना? तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती कहाँ से थी, और स्टूडेंट्स कहाँ से पता कर सकते हैं ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में? सो नंबर 1, मैंने ना काफी सारी ऐसे टेक कम्युनिटीज की जो ग्रुप्स होते हैं, मैंने वो ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पे रेगुलरली ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में शेयर करती थी। सो जैसे मैंने लिंक्डइन विंटरथॉन के बारे में लिंक्डइन से ही सुना था, देन फ्लिपकार्ट गर्ल्स वांना कोड प्रोग्राम के बारे में मैंने अनस्टॉप से सुना था, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट हुआ था, वहाँ पे ही सब पूरा उनका था। सो मैंने एक्चुअली साइन अप भी कर रखा था इन वेरियस वेबसाइट्स फॉर अपडेट्स, कि कल को कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो वो मुझे डायरेक्ट मेरे ईमेल में आ जाए, तो मुझे पता लग जाएंगी चीजें। देन सेकेंडली मैं सोशल, मतलब इट वाज ऑनेस्टली लाइक रैंडम चांस ओनली कि मुझे सोशल मीडिया पे भी, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू फॉलो सच काइंड ऑफ टेक कंटेंट, तो मुझे वैसी ही रिकमेंडेशंस आने लग गई थी। तो मुझे ऐसे धीरे धीरे एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगती गई। गॉट इट। तो श्रेया, जितना मैं समझ पा रही हूँ, शुरुआत में आपने कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से अपनी जर्नी, कोडिंग वाली जर्नी शुरू की, और धीरे धीरे यू रियलाइज की अच्छा अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर इन सब में हमें टारगेट करना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्वेश्चंस, डीएसए, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। अगेन टफ एज यू सेड काफी था आपके लिए, बिकॉज मजा शुरुआत में नहीं आता था। सो लाइक अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली हार्ड वर्क और प्रैक्टिस करना, ये सब तो चीजें डेफिनेटली रहती हैं। What other things played a huge role in your career? जैसे कि do you believe in like God, manifestation, ये सब चीजों में आप बिलीव करते हो? Yes. So I am a huge believer of Krishna, and मैं इस्कॉन मंदिर भी काफी जाती हूँ, and मैं फिर बचपन से ऑनेस्टली मैं फिजिकली भी एक्टिव रही हूँ। सो आई गेस आप अगर अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं, मेंटेन करके रख रहे हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं बेटर हो जाती है। एंड मैं हमेशा मतलब जैसे कभी मुझे काफ़ी लो भी फील होता था ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन जर्नी, क्योंकि काफ़ी रिजेक्शंस आए हैं, सेटबैक्स आते हैं। सो उस टाइम जैसे पेरेंट्स के साथ अगर टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे टू बी मोर प्रिसाइज, तो आपको ना उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, बिकॉज दे आर योर अल्टीमेट बिलीवर्स इन दिस एंटायर वर्ल्ड। फिर आपके पास मतलब ये लक की बात है अगर आपके पास ऐसे स्ट्रगल के टाइम में भी अच्छे दोस्त मिल जाए जो आपको मोटिवेट करे, तो इट बिकम्स अ गेम चेंजर। ठीक है, जो लोग अभी कॉलेज अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं उनके लिए आप क्या टॉप 2 डूज एंड डोंट्स बताना चाहेंगे कि भाई ये गलती तो बिल्कुल मत करना, एंड मे बी ये कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली करना? आई वुड से सुनो सबकी, करो अपनी। दैट इज समथिंग दैट यू शुड डू। व्हाट आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट टू डू इज कि आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप यू सी कि आपके एज के ही बच्चे पता नहीं 1 करोड़ कमा रहे हैं, दे आर मेकिंग सम मिलियंस आउट ऑफ देयर SaaS प्रोडक्ट, या फिर यू नो दे आर स्पीकिंग एट मल्टीपल टेक कॉन्फ्रेंसेस। वो बहुत कुछ सक्सेसफुल, वो बहुत सारी सक्सेस अचीव कर रहे हैं।
आई थिंक व्हाट यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड इज कि वो सक्सेस इतनी आसानी से किसी को भी नहीं मिलती है, हार्ड वर्क लगता है। सो डीमोटिवेट नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आप सबकी जर्नी अपने आप में यूनिक होती है। हाँ जी, सब यूनिक होती है, तो बिल्कुल भी मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना सोशल मीडिया से। एंड आपको जो लग रहा है कि आपको करना है लाइफ में, या फिर आपको पता भी नहीं है, तो आप यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट लाइक आपको लाइफ में क्या करना है। एक सेल्फ बिलीफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कर लोगे कुछ ना कुछ। राइट, आई थिंक काफी ये इंसाइटफुल रहा ये हमारा सेशन, ये पॉडकास्ट। श्रेया को काफी सारा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में एंड शी ट्राइड हर बेस्ट आप लोग की हेल्प करने के लिए। आई होप आपने काफी कुछ सीखा है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैं नहीं पूछ पाई हूँ श्रेया से, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच श्रेया फॉर कमिंग ऑन दी पॉडकास्ट। एंड आई एम प्रीटी श्योर स्टूडेंट्स को काफी मजा आया होगा, काफी इंसाइट्स मिले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.